हड़प्पा सभ्यता से यदि क्वेश्चन आया तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से यदि क्वेश्चन आया तो या तो उसकी आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से देखें, उनकी स्थापत्य कला से आ सकता है, जैसा ये क्वेश्चन पूछा गया, स्थापत्य कला या वास्तुकला से आ सकता है ना। या क्वेश्चन आ सकता है उसके नगरीय नियोजन से आ सकता है। ये हमें पहले से फाइंड करना होगा। और ये दोनों ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पुराने वाले में 2013, 14, 15 के आसपास आया हुआ है ये क्वेश्चन भी, और ये क्वेश्चन भी 2025 में आ गया। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? अब इनका क्वेश्चन आ सकता है कि उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में आ सकता है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था संस्कृति के बारे में आ सकता है, उनकी सामाजिक संस्कृति, सामाजिक या सांस्कृतिक आर्थिक जो भी व्यवस्था उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? या व्यापारिक, व्यापारिक के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, उनका व्यापार कैसे था, या उनके जो आप कह सकते हो शिल्प निर्माण के केंद्र वगैरह थे उनसे क्वेश्चन आ सकता है, शिल्प केंद्र उनके। और क्या क्वेश्चन बनेंगे उनसे, यही चांसेस रहेंगे आने के ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आगे आर्ट एंड कल्चर में आगे इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। और कितना कंटेंट, एनसीईआरटी में ज्यादा कंटेंट है भी नहीं, और मोस्टली क्वेश्चन यूपीसी एनसीईआरटी को फॉलो करेगा ज्यादातर, तो ये ध्यान रखना है। तो अपने पास इनका कलेक्शन है, जो मैंने आपको जो बातें बताई है सबका कलेक्शन अपने पास में अब है। चलो अब इसकी माइंड मैपिंग करते हैं। जैसे कि हमने क्या बोला था पहले कि हिस्ट्री में क्या करना है हमें, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उसमें ये करना है कि इंट्रो में समय काल होगा, बॉडी पार्ट मल्टी डायमेंशनल होगा, और कंक्लूजन कैसा होगा, प्रासंगिक होगा, वर्तमान प्रासंगिकता के साथ उसको दिखाना है। ये इसका हिस्ट्री का प्रारूप है जो आपके बहुत काम आएगा। चलो इस प्रारूप को करते हैं। इंट्रो, इंट्रो में तुरंत आएगा कि हड़प्पा जो सभ्यता है या सिंधु सभ्यता जो है लगभग कब थी, 2600 से लेकर 1900 बीसी, ये टाइम पीरियड आ गया। इसमें ये कीवर्ड आना ही चाहिए था आपके, ये टाइम पीरियड इंट्रो में। दूसरा आपके इसमें आना चाहिए कि एक नगरीय, नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय समाज था, या नगरीय अर्थ, इसका नगरीय बस्ती थी आप कह सकते हो, या सभ्यता थी नगरीय। आप कह सकते हो ये व्यापारिक, साथ में इसका व्यापारिक जोड़ सकते हो कि ये व्यापारिक सभ्यता भी थी, मतलब प्रमुख थे यहाँ से, मतलब देखते हैं हम कृषि के साथ साथ व्यापारिक सभ्यता को भी इसमें महत्व दिया गया है। ये 4-5 कीवर्ड इंट्रो में आने चाहिए आपके, तो इंट्रो का प्रारूप आपका क्लियर हो गया। 3-4 लाइन में, बहुत बड़ा नहीं करना है। अब बॉडी पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है कि वास्तुकला के विशेष पहलुओं पर चर्चा करनी है। वास्तुकला के विशेष पहलू, यही हेडिंग देनी है आपको, प्रॉपर हेडिंग देनी है बॉडी पार्ट में, यही हेडिंग देनी है कि वास्तुकला। आप अपना आंसर मेरे साथ चेक भी कर लो, वास्तुकला के विशेष पहलू, ये प्रॉपर हेडिंग दिया आपने, विशेष पहलू, पहलू, ठीक है। और इसको बॉक्स फिट करना है। एग्जामिनर को जितना ज्यादा आप आसान बना दोगे उतना ही फायदा होगा। इनके कितने पहलू हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी सड़कों, सड़कों का आकार, सड़कें कैसी थी, मतलब सड़कों का आकार आप कहोगे कि सड़कें कैसी थी, तो उनकी सड़कें कैसी थी, आयताकार थी। आप ऐसे उनको, ये ग्रिड सिस्टम बोलते हैं इसको, ग्रिड सिस्टम, ग्रिड प्रणाली जिसको बोलते हैं, ग्रिड प्रणाली उनके सड़कों का आकार था, जिसका आपने एक छोटा सा डायग्राम भी बना दिया। साथ में हम अब आपके पास तुरंत इंट्रो के बाद आप एक काम कर सकते थे कि तुरंत इंडिया का मैप बनाना चाहिए था अपने को। और यहाँ पे जो जो नगर है उनके नगर, जैसे लोथल है यहाँ पे, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, जहाँ पे धोलावीरा दिखा दिया, धोलावीरा है ना, कालीबंगा, इसके अलावा जो भी आपके हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, जितने भी है ना, ये नगर दिखा दो। यहाँ पे जितने भी उनके नगर है ना वो दिखा दो मैप के अंदर, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपको इस सभ्यता के बारे में जानकारी है। कालीबंगा से लेकर लोथल, है ना, इधर जो भी है, कुछ कुछ नदियों के नाम भी लिख पाओ, क्योंकि देखो ये एनसीईआरटी है और इसके अंदर स्कोप था आपके पास। ये जो जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, यहाँ पे नागेश्वर है ना, धोलावीरा है, बालाकोट है, चनूदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, बनावली है, कुछ कुछ ये कर लो, पहले से तैयार कर लो अपनी आंसर राइटिंग में, कहीं से बाहर से नहीं लाना आपको कंटेंट। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है, उस डायग्राम को अपने नोट्स में ले आओ, रफ कॉपी में लिख के 5 बार प्रैक्टिस कर लो। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपको ऐसे याद नहीं होगा, आप सोचोगे हमने पढ़ लिया याद हो गया, कभी नहीं हो सकता, कभी आप उसको आंसर राइटिंग में ला ही नहीं सकते हो। एक काम करना है कि पढ़ते समय जो जो इनोवेशन डायग्राम्स है, कोई सारणी है, डायग्राम है ना, कुछ डायग्राम चित्र बना हुआ है कोई भी, है ना, जैसे बेल का चित्र बना हुआ है ना, ऐसे करके इनको अपने नोट्स में शामिल कर लो। रफ कॉपी लेके जो भी डायग्राम और मैप आ रहे हैं उनको लिख लिख के 10 बार प्रैक्टिस कर लो। 11वीं बार इस कॉपी में आप रिफ्लेक्ट कर दो किसको, ऐसा कर रहे हो। ये बहुत एक स्मार्ट टेक्निक है। आप बोलते हो ना कि इस मैप बना नहीं पाते हैं, अच्छा नहीं बनता, या डायग्राम बना नहीं पाते हैं, सबसे बढ़िया काम है कुछ नहीं, बाहर कहीं नहीं जाना, ये वैलिडेशन के चक्कर में ये जो मूल चीज है उसको मत हो। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम ना
बहुत कुछ हासिल करने के चक्कर में जो मेन चीज है उसी को भूल जाते हैं हम लोग। मेन चीज है एनसीईआरटी, बेसिक चीज है एनसीईआरटी। लोग है ना एनसीईआरटी के लाखों रुपए के कोर्स चला रहे हैं मार्केट में, लोग जाके खरीद भी रहे हैं उनको, है ना। एनसीईआरटी मुझे लगता है स्टूडेंट को 10 बार खुद से ही पढ़नी चाहिए। क्यों किसी के पढ़ाने से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो? आप 6वीं क्लास के बच्चे हो या 10वीं क्लास के बच्चे हो? मेरे पास कितने मैसेज आते हैं, कितने मैसेज आते हैं कि सर आपने एनसीईआरटी का बैच लॉन्च कर दो, सर कोर्स लॉन्च कर दो एनसीईआरटी का। आप अपने ऐप पे देख लो, अभी तक तो मैंने लॉन्च नहीं किया, है ना। और मैं हमेशा उस बच्चे को ये मैसेज करता हूँ कि एनसीईआरटी खुद से पढ़ो, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो। तो उधर से बच्चे का मैसेज आता है सर रहने दो, और कोई देख लेंगे, और कोचिंग का देख लेंगे। ठीक है देख लो, क्या दिक्कत है, आप खुद पढ़ के देखो। क्योंकि एनसीईआरटी क्या सिखाएगा, मान लो सपोज करो मैं हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ या पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ या ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं की एनसीईआरटी ऐसी है जिसको हर व्यक्ति अपनी काबिलियत के हिसाब से पढ़ सकता है। और मेरा एक दोस्त है जो यूपीसी सिलेक्टेड है 2 बार, है ना, वो ऐसा बोलता है, उसको मैंने क्वेश्चन पूछा एक बार, तो उसने बोला कि यदि किसी व्यक्ति को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ रहा है तो मुझे उसकी काबिलियत पे शक है कि वो सिविल सेवक बन पाएगा या नहीं। उसकी ये बात बहुत तगड़ी लगी मुझे, ये बात बहुत तगड़ी आलोचनात्मक है, लेकिन ये बात सही भी है कि हमें 6वीं क्लास की एनसीईआरटी के लिए किसी टीचर का सहारा लेना पड़ रहा है, 10वीं क्लास के लिए किसी टीचर का सहारा लेना पड़ रहा है। भाई ये रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये समाज विज्ञान है, सामाजिक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। कुछ नहीं समझ में आए तो यूट्यूब कर लेना, इसके लिए टीचर का सहारा लेना पड़े तो मतलब डाउट है। सही बात है, क्योंकि आप वो मनन वाली प्रोसेस है ना वो खोदोगे आप, है ना। और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है ना। ये कोचिंग इंडस्ट्री ऐसी है, मतलब सिंपल सी बात है, जब डिमांड सप्लाई होती है, हो सकता है 2 साल बाद जाके हम भी कोई लॉन्च कर दें। मार्केट में ये रहता है कि मार्केट में डिमांड है तो सप्लाई है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो इकोनॉमी का पार्ट है, ये डिमांड सप्लाई है ना। अभी तक हमने अपनी एथिक्स बचाई रखी है कि नहीं करना यार, बच्चों को जितना हो सके खुद से पढ़ाओ उनको। और अपने सेशन के साथ हमने कोशिश की है कि बच्चों को जानबूझ के लगवाएं, बच्चों से पढ़वाएं, मतलब एनसीईआरटी, है ना। तभी हमने बेसिक जहां जहां एनसीईआरटी की नीड है। और मैं ये नहीं कहता कि सारी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है या सारे सब्जेक्ट में एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कुछ सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री जैसे 2 सब्जेक्ट है जिनमें एनसीईआरटी का वेटेज अच्छा है और यूपीसी इनको फॉलो भी करता है, बिटवीन द लाइन फॉलो करता है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें। मतलब यहाँ पे आ जाओ, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये अच्छी बात है, ये किसी ने नोट की है कि अपने को डायग्राम्स पर पकड़ कैसे बनानी है, मैपिंग पे और डायग्राम पे पकड़ कैसे बनानी है। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ते समय नोट्स पर पहले देखो, इसको पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले आराम से पढ़ो, एक बार नोट्स बनाने का झंझट छोड़ो, एक बार पेन साइड में रखो, एक बार पहले पढ़ो, एक बार ना 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, वो टॉपिक सब टॉपिक के लिए उस पे मनन करो, थोड़ा थिंकिंग करो, है ना, कि क्या क्यों कैसे कैसे अपना व्यापार होता था। थोड़ा अपनी वैचारिक क्षमता को बहुत तगड़ा करो, है ना। और उसके बाद में ये सोचो कि हाँ इसमें से मेरे काम की चीज क्या है मेंस में, उसको अपने नोट्स में शामिल कर लिया। अब आपको पता है कि ये मैप है, डायग्राम है, एक बार नोट्स बनाने से होगा नहीं। रफ कॉपी ली साइड में, रफ कॉपी लेके पेन लेके बार बार रगड़ दो उसको ना, वहीं 10 बार इसको मैप को रगड़ दो, 10 बार इस लोकेशन को बढ़ दो, 11वीं बार बिना देखे आप अपने आप बना दोगे। 10 बार 15 बार प्रैक्टिस करो और वो मैप हमेशा के लिए माइंड में छप गए आपके। जैसे मैंने जो प्रैक्टिस करके आज मुझे दिक्कत नहीं आती, आपके सामने मैं कितना इजीली मैप बना लेता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ। ये काम कर लेना, मतलब ठीक है। चलो, और ये भी साथ में लेके चलो कि यही एनसीईआरटी किताब, नई वाली एनसीईआरटी से इस बार यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। यही किताब एनसीईआरटी प्री में भी काम आनी है, वहां पे वो स्टैंडर्ड बुक उतनी हेल्प नहीं करेगी जितनी एनसीईआरटी बुक करेगी हेल्प। चलो इस पे है ना मैं बना लेना। अब आपने ये सड़कें आयताकार, ये सब आपने बताया कि उनकी सड़कें कैसे किस प्रकार आयताकार ग्रिड प्रणाली से बनाई हुई है, ठीक है। फिर उसका नगरीय नियोजन कैसा है उनका, है ना, नगरीय, जैसे उनकी नालियां नालियां या फिर नालियां सड़कें उनकी, या उनका जो भवन है निर्माण है वो कैसे थे। तीसरा चलो भवन निर्माण का आ जाए, उनका भवन निर्माण कैसा था उनका। तो आप उनके भवन निर्माण में देखना, विशेषकर वो भी है ना ऐसे बने हुए थे भवन जो है, डबल स्टोरी कह सकते हो कई जगह, या ईंटों की बनी हुई है, या उनकी प्राइवेसी के लिए, मतलब उनका दरवाजा किस प्रकार खुला हुआ था, खिड़कियां किस हिसाब से खुली हुई थी, जो स्नान घर था वो अंदर था, कुआं अंदर था। ये क्या स्थापत्य कला का तो पार्ट है, भवन स्थापत्य कला या भवन जो वास्तुकला उसी का तो पार्ट है। ठीक है, तो आपने वो लिखा। इसके अलावा उनके किले कैसे थे, किले, चौथे पॉइंट लिखा, उनके किले और महल कैसे थे, है ना। उनके किले और महल कैसे थे, तो आप उनका देखोगे किले और महल में कि उनके विशेषकर जो भवन नगर है ना 2 भागों में बटे थे, आपने देखा होगा 2 भागों में। एक छोटा यहाँ किला था और एक बड़ा जो शहर था वो 4 दीवारी से घिरा हुआ था। ये शहर जो था इसमें भी आयताकार ये पैटर्न था उसमें ना। तो ये क्या था, निचला नगर जिसको बोलते थे। ये एनसीईआरटी के अंदर है डायग्राम, निचला नगर बना लो डायग्राम। और ये क्या है, ऊपरी नगर या दुर्ग, दुर्ग नगर हो गया एक तरह से।
तो इसका मतलब ये संदेश था कहीं ना कहीं, या तो यहाँ पे बड़े व्यापारी वर्ग या कोई राजा वगैरह वो रहा करते थे, ये डायग्राम चिपका दिया, ये डायग्राम चिपका दिया। ये छोटे छोटे इनोवेशन ही तो करने हैं जो आपको बहुत आगे ले जाएंगे। वास्तुकला में और क्या आएंगे, उनके बांध और नहरें भी आएगी, वास्तुकला का पार्ट है बांध और नहरें, है ना। उनके जो छोटे छोटे बंदरगाह, लोथल किला में, लोथल में जो गोदी मिली है, क्या बोलते हैं उसको, लोथल में जो डॉक यार्ड या नाव बनाने का, वो भी इसका पार्ट है। इसके अलावा जो वास्तुकला में और क्या क्या आएंगे, उनके विशाल स्नानागार, 7वां पॉइंट, विशाल स्नानागार आएंगे। वो भी तो कहीं ना कहीं वो संकेत देते थे कि कहीं ना कहीं धार्मिक उत्सव था उनका, बड़े बड़े विशाल स्नानागार, कुएं बने हुए थे। इसके अलावा विशाल उनके अन्न के भंडार थे, अन्न के भंडार भी उनके थे बड़े बड़े। वो भी कहीं ना कहीं उनकी जो वास्तुकला की प्रणाली है, या कैसे आपदाओं से लड़ने के लिए पहले से वो भंडार रखते थे, जैसे आजकल हम पीडीएस प्रणाली वगैरह ये देखते हैं, तो वो भंडार उनके संकेत देते हैं, है ना। इसके अलावा 9 पॉइंट और लिख दें तो उनकी जो शिल्प के जो केंद्र थे, शिल्प के निर्माण के केंद्र थे, या धोलावीरा का एग्जाम्पल, तो धोलावीरा का एग्जाम्पल यूनिक है, कैसे पत्थरों से उनकी डिजाइन बनाई गई थी, कैसे वहां पे जलाशय थे, मतलब, है ना, ऐसे करके। चलो, अब एक चीज नोटिस की, 150 वर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, 10-10 पॉइंट हम भी लिख रहे हैं। जहां पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिखते थे, अब हिंदी मीडियम भी उसके इक्वली है या उससे ज्यादा ही लिख रहा है। बस यार, आप इसको विश्वास बना लो कि हम ऐसा कर सकते हैं और हम करेंगे। आप इसको अपने दिल के अंदर उतार लो, और वो दिल जब मेहनत मेहनत जुड़ेगी ना, जब आप ये मेरे साथ 5-6 महीने आंसर राइटिंग कर लोगे, तो मेहनत करने का जज्बा आपके अंदर आ जाएगा, अनुशासन का जज्बा आ जाएगा, और उस जज्बे से आप प्री निकालना और मेंस लिखना और इंटरव्यू तक जाना, सिलेक्शन लेके जाना। अपने अंदर विश्वास और जज्बा पालो एक, है ना, पॉजिटिव जज्बा। हाँ, हाउस आर्किटेक्चर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 11 पॉइंट लिखे हैं, बढ़िया बात है, 11 पॉइंट लिखे हैं। लेकिन 11 पॉइंट लिखना ही बड़ी बात नहीं है, 11 पॉइंट को विथ डेटा, एग्जाम्पल, डायग्राम, इनके साथ लिखना बड़ी बात है। चाहे पॉइंट 12 की जगह 10 लिख लेना, 8 लिख लेना, लेकिन वेल डिजाइन मैप बना दिया, छोटे छोटे डायग्राम्स बना दिए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिख दिए, है ना, डेटा लिख दिया, वो आंसर ज्यादा बढ़िया बना जाएगा, रादर देन क्वेश्चन की लंबाई की जगह क्वेश्चन की क्वालिटी पे ध्यान देना, है ना। ये बात गौर करना, क्वेश्चन की मात्रा की जगह, मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी के चक्कर में गुणवत्ता ही खराब कर ली, कोई मतलब नहीं उस चीज का। बैलेंस अप्रोच, डाइवर्सिटी विथ डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल, डायग्राम्स, इनोवेशन, नवाचार, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना। और कौन कहता है नहीं लिख सकते, पहले पता नहीं था, अब पता है, लिख सकते हैं, लिखेंगे। और मैं लिख रहा हूं, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और रियल एग्जाम में भी लिख दूंगा, आप लिखना आराम से, बिल्कुल लिखेंगे। और बहुत सामान्य चीज है, कोई बड़ी तोप नहीं है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता हर व्यक्ति जानता है, आप में से सब सब पॉइंट जानते हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता इनके बारे में। पैराग्राफ मत बनाओ, कोई मतलब नहीं है पैराग्राफ का। ठीक है, अब देखो, प्रॉपर है ना, प्रॉपर इंट्रो, इंट्रो चेक करो, अपने आंसर चेक करो मेरे साथ ही, अभी अभी चेक करो, ताकि आप मुझे ज्यादा परेशान नहीं करो। अभी रेड पेन उठाओ अपना, और सभी बच्चे अपना रेड पेन साथ में रखो, ताकि तुरंत ऑन द स्पॉट आपका आंसर चेक हो जाए। और ये आंसर है ना, एआई से भी बढ़िया चेक कर लोगे आप, एआई या किसी भी बड़ी कोचिंग से अच्छे से चेक कर लोगे आप। जैसे चेक करो अपना कि इसमें अपना जो फार्मूला था कि इंट्रो में हम क्या रखेंगे, समय काल, समय काल और कुछ फैक्ट और डेटा रखेंगे, डेटा, समय काल और डेटा। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है, ये फैक्ट है एक तरह से। इसका काल निर्धारण कौन सा है, 2600 से ये ईसा पूर्व या बीसी के बीच में है। और ये क्या, मुख्य रूप से नगरीय व्यापारिक सभ्यता है। 3 कीवर्ड्स, 1 कीवर्ड्स, 2 कीवर्ड्स और 3 कीवर्ड्स, 3 कीवर्ड्स के साथ के सारे हमने इंट्रो लिख दिया अपना, और तीनों को अंडरलाइन कर देना है। याद रखो, अंडरलाइन नहीं किया तो अंडरलाइन करो, अभी मेरे सामने अंडरलाइन करो यदि आपने ये यूज किया है, ये कीवर्ड्स यूज किए हैं, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स है ये, है ना, ये एनसीईआरटी से लिया है, बाहर से नहीं लिया। और ये 3 कीवर्ड्स है, तीनों को अंडरलाइन करो। ये वेरी 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 गुड इंट्रो है, इससे बढ़िया ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभावित करने की जरूरत नहीं है किसी को, बढ़िया इंट्रो है। या इसको और बेटर बनाए, मान लो आगे जाके आपको और बेटर करना है, तो आप ना किसी विचारक से, जैसे दयाराम साहनी या कोई जो विचारक है, आर.एस. शर्मा से लेकर जो विचारक है हड़प्पा सभ्यता को लेकर कोई अच्छी बातें कहते हैं, उसे भी इंट्रो लिख सकते हो। आप चाहो तो अच्छे विचारक के साथ भी लिख सकते हो। अब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, वहां कोई डायलॉग लिखा हुआ है, कोई अच्छी बात लिखी हुई है, तो इंट्रो में डाल दो, क्या दिक्कत है। लेकिन समय काल वो भी आगे बताना कि ये है, मतलब उसका फर्क पड़ेगा। चेक कर लिया इंट्रो सबने, इंट्रो खराब है, अच्छा है, लिख लो यहीं कि मेरा खराब है, मुझे सुधारना है, अच्छा है तो बहुत बढ़िया, अपने आप को धन्यवाद दो कि बहुत बढ़िया लिखा है। फिर प्रॉपर हेडिंग दी नहीं दी, आप बताओ, आंसर राइटिंग सुधरवाता हूँ अभी है। आप अपने आंसर में चेक करो कि आपने प्रॉपर हेडिंग दी नहीं दी, अभी चेक करो जस्ट सामने ही, कि प्रॉपर क्वेश्चन की हेडिंग दी नहीं दी और उसको बॉक्स में फिट किया नहीं किया। यदि नहीं किया तो आपकी फॉर्मेटिंग खराब है। यदि आपने प्रॉपर हेडिंग नहीं दी और उसको बॉक्स में फिट नहीं किया, या बॉक्स में फिट करने के लिए या तो ब्लू पेन यूज कर लो या ब्लैक पेन यूज कर लो,
इसका मतलब क्या है? आप साफ साफ ये एग्जामिनर को बता रहे हो कि जो सर आपने पूछा है वही उसी का आंसर मैं दे रहा हूँ, आप परेशान मत हो, आप बस पढ़ो और मुझे नंबर दो बस, है ना। और आप खिचड़ी बना दोगे तो एग्जामिनर भी आपके आंसर की खिचड़ी बना देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सिविल सेवक आपको बनना है, उनको नहीं बनना। तो चेक करो प्रॉपर क्वेश्चन की हेडिंग, ये यहाँ से रास्ता खुलेगा कि आप क्वेश्चन की डिमांड से। अच्छा, एक और फायदा है, यदि आप क्वेश्चन की हेडिंग देते हो ना, जो पूछा गया उसकी हेडिंग देते हो, तो आप में भटकाव नहीं आएगा, जो पूछा वही लिखोगे। अदरवाइज आप हेडिंग नहीं दोगे, ऐसे मनमर्जी से लिख रहे हो पैराग्राफ में या कुछ भी लिख रहे हो, तो पूछा वास्तुकला है, लिख दोगे आर्थिक शास्त्र उसके बारे में, मूर्तिकला के बारे में लिख दोगे, या कुछ कुछ और के बारे में लिख दोगे, या उसकी व्यापारिक जो चीजों के बारे में लिख दोगे। जो पूछा गया वो लिखने के लिए हेडिंग डालो, ठीक है। चलो प्रॉपर हेडिंग। अब डाइवर्सिटी चेक करेंगे, कितनी डाइवर्सिटी लिखी है। तो पहला पॉइंट है नियोजित नगर, बिल्कुल सड़कें क्या है, समकोण पर है और ग्रिड सिस्टम पर है। अंडरलाइन करो इसको, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उनको अंडरलाइन करो। जैसे इसकी मैं कमी बताऊं, अंडरलाइन करना भूल गया, ग्रिड प्रतिरूप को अंडरलाइन करना था, और ये समकोण पर है, समकोण, ये कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। और डायग्राम देखो यहाँ पे, एग्जामिनर समझाएगा, बच्चे को समझ है, एनसीईआरटी में बहुत सारे डायग्राम बने हुए हैं। इसके बाद में नगर का विभाजन, नगर दो भागों में बटा है, मुख्य रूप से उनके नगर देखेंगे। धोलावीरा शायद 3 नगरों में होगा ना, 3 पार्ट में होगा, आप पढ़ोगे तो, जहां तक मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। मुख्य ज्यादातर नगर 2 भागों में है। तो जो निचला नगर है, जो बड़ा है, जो 4 दीवारी से घिरा हुआ है, अंदर ईंटों से बना हुआ है, लेकिन 4 दीवारी से सुरक्षा से घिरा हुआ है, और एक ऊंचाई पर स्थित है, वो दुर्ग नगर है, इस तरीके से बना हुआ है। एनसीईआरटी में मैप देख लेना, डायग्राम देख लेना, और ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपने उसको भी वास्तुकला को उनको ढंग से दिखा दिया कि वास्तुकला का मतलब नगर की बसावट कैसी थी, मकान कैसे बने हुए थे, किसके बने हुए थे, पत्थर के थे, ईंट के थे, लकड़ी के थे, है ना, क्या क्या बना हुआ था, सड़कें कैसी थी, नालियां कैसी थी, वास्तुकला के बारे में पूछ रहा है आपसे वो, ठीक है। अब गृह स्थापत्य कला और वास्तुकला, घर प्राय आंगन केंद्रित थे, अंदर आंगन अंदर खुलता था ताकि लोग मतलब आराम से बैठे, बाहर दिखे नहीं, बाहर से प्राइवेसी उनकी रहे। अंदर ही उनका जो स्नानागार था, एक छोटा कुआं भी था, हर बाथरूम टाइप का उनका बना हुआ था, नालियां घर के बाहर नालियां एकदम बनी हुई थी, ऐसे करके वास्तुकला है। निजता का भी ध्यान रखा गया था इन चीजों में। और आज भी हम सीखते हैं सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की जो चीजें पढ़ते हैं, आज भी हमारे यहाँ नगरीय नियोजन होता है, चाहे दिल्ली हो चाहे चंडीगढ़ हो, है ना, बड़े बड़े शहर हो, वहां से हम सीखते हैं। और स्मार्ट सिटी जैसे योजना बनी तो उसमें भी हम वहां से इनपुट लेते हैं। भाई जो प्राचीन साहित्य है अपना, प्राचीन लिटरेचर है, प्राचीन इतिहास है, उसकी अच्छी बातें आज भी इंप्लीमेंट की जाती है। जो बड़े बड़े नगरीय नियोजन करने वाले हैं, नियोजन करता है, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करते हैं। 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, दुर्ग स्थापत्य कला वास्तुकला, उसमें क्या क्या था, विशाल माल गोदाम बने हुए थे, विशाल स्नानागार भी बने थे, ईंट व लकड़ी का उसमें उपयोग किया गया था, ऊंचाई पर स्थित था, मतलब उसकी सारी विशेषता हमने बता दी यहाँ पे। सार्वजनिक संरचनाएं भी बनी थी, चाहे मोहनजोदड़ो का मतलब वो विशाल स्नानागार हो, चाहे लोथल का गोदाम हो, या मतलब और भी चीजें हो। स्थानीय जो चीजों को ध्यान रखा गया था, जैसे धोलावीरा में पत्थर का उपयोग किया गया था, और जबकि सिंधु क्षेत्र में उधर ईंटों का प्रयोग किया गया था। जल निकासी व्यवस्था, उनकी ढकी हुई नालियां थी, मेन होल थे, ड्रेनेज सिस्टम था, वो बनाया गया था। उनके जो समाधान थे वो भी स्थापत्य कला के उस दृष्टिकोण देखे गए थे, कैसे उनको गड्ढे बनाए जाते थे, ईंटों से बनाए जाते थे, कौन सी वस्तुएं वहां रखी जाती थी, है ना। इसके अलावा आप वो भी ले सकते हो, बांध जलाशय, वो भी ले सकते हो, 9-10 पॉइंट लिख सकते हो। और लास्ट में एंडिंग कर दो अच्छे से, मतलब जैसे दिखाओ वर्तमान प्रासंगिकता। इसमें देखो निष्कर्ष में कि अतः हड़प्पाई वास्तुकला के कई रूपों को आज भी हमारे नगरों में नगरीय नियोजन स्मार्ट सिटी में उपयोग किया जा सकता है। देखो आप जब इतना लिखते हो ना कि हड़प्पा हड़प्पा सिंधु सभ्यता की वास्तुकला को वर्तमान में आपने स्मार्ट सिटी जोड़ दिया, तो एग्जामिनर इस बात को पकड़ेगा कि आप है ना कितना इंटीग्रेट करते हो, कितनी आप में तार्किक क्षमताएं। इतिहास के वर्तमान से जोड़ दिया आपने, है ना, वर्तमान नियोजन से जोड़ दिया, तो ये प्रासंगिकता दिखाना है। निष्कर्ष मतलब प्रासंगिकता, इंट्रो मतलब फैक्ट और डेटा, बॉडी पार्ट मतलब डाइवर्सिटी, डायमेंशन, नवाचार, डायग्राम, मैप। अब बताओ आपको 10 में से बेस्ट नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कौन रोक सकता है आपको? कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अब आप खुद से बात करो या खुद से देखो एक बार कि क्या आपका आंसर ऐसा था। एक तो ना आप लोग फॉर्मेटिंग सही नहीं करते हो, प्रेजेंटेशन आपका सही नहीं होता इतना, ऐसे कई बार तो कचरा कर देते हो, मतलब सामने वाले को पता नहीं क्या लिख रहे हो। साफ सुथरा क्यों नहीं लिख सकते हो? ऐसी राइटिंग में क्यों नहीं लिख सकते हो आप? बनाओ ऐसी साफ सुथरा, देखो साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ क्या प्रेजेंट किया गया है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। और इससे इस क्वेश्चन को आप किसी भी इंग्लिश मीडियम वाले से मिला के देख लेना, कोई कमी है तो बताओ कि हाँ इसमें हमारे पास ये कमी थी। ऐसा कुछ कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। 150 वर्ड में और क्या करोगे? 150 किसी 200 वर्ड लिख रहे हैं हम लोग भी। डाइवर्सिटी भी 8-8 पॉइंट आ गए, और क्या लिखेंगे, डायग्राम भी आ गए हैं, मतलब एक मैप बना लेते, इंडिया का मैप बना देते तो और बढ़िया हो जाता। कहीं थोड़ा सा मौका देख के इसको 4 लाइन की जगह 3 लाइन कर लेते, थोड़ा स्पेस दे के एक मैप बना देते यहाँ पे, एक इंडिया का मैप इंक्लूड कर लेते तो और बढ़िया हो जाता ये, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, घड़ा इतना बड़ा हो जाएगा कि सागर बन जाएगा। बस कोशिश करते रहो आप। 500-700 मॉडल आंसर का आपके पास कलेक्शन है, वो भी मेंस देने से 1 साल पहले आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, बड़ी बात है ये, है ना।